क्लास 11th स्टूडेंट, बेटा आप टॉपिक आता है आपका या चैप्टर स्टार्ट होता है न्यू वर्क एनर्जी एंड थ्योरम। चैप्टर 6 है और मैंने कहा था कल टीचर डे की वजह से मान लो नहीं स्टार्ट हो पाया, तो आज हम करते हैं इसको। वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन एवर ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इसको थोड़ा सा और दूसरे वे में समझ लें कि एक अगर लेबर है, कोई लेबर कहीं काम कर रहा है तो वो बालू उठा के ले जा रहा है, ईंट उठा के ले जा रहा है, या आप अपने घर में एक बाल्टी पानी यहाँ से वहाँ उठा के ले जा रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं कि एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले जा रहे हैं। जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो उस ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे लेके जा रहे हैं, तो यही आपका क्या हो गया, वर्क हो गया। Thus, work is done on a body only if the following two conditions are satisfied. A force acts on a body. The point of application of the force moves in the direction of the force. Example में work is done by a horse pull a cart. An engine pulls a train. A man goes up a hill. etc. तो देखो वर्क को डिफाइन करने के लिए हमारे पास फोर्स, तो अब ऐसा नहीं कह सकते कि आप दीवार को गिराने के मूड में हैं और घर पे एक फोर्स लगा रहे हैं अपने हाथ से किसी भी वॉल्स में, किसी भी दीवार में या वॉल में आप जो है फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन अगर उस फोर्स ने डिस्प्लेस नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, डिस्टेंस नहीं आई कोई भी, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। बिल्कुल सही। आपसे कहा जाए कि ये दीवार तोड़ दो, आप नहीं तोड़ पाए तो इट मीन्स आपने कोई काम नहीं किया। लेकिन हमें सब नहीं करना है, हमें आपको दिमाग में समझाना था कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिस्प्लेसमेंट दे दे तो वो आपका वर्क डन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा आगे बढ़ें। कोई ऑब्जेक्ट है कहीं पर रखी हुई है किसी रफ सरफेस में, आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी जो है यहाँ से यस डिस्टेंस जो है कवर कर ले गई। तो ये जो यस डिस्टेंस कवर कर ली मतलब यहाँ पर कुछ वर्क हो गया। तो वर्क डन का जो फार्मूला था, फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो W इक्वल टू F इंटू S, ये हो गया। तो ये तो हो गया आपका कांस्टेंट फोर्स और लीनियरली लगा। लेकिन अगर यही आपका एंगल में लगा हो, ध्यान देने वाली बात है कि हम मान लेते हैं कि हमारा मन नहीं यहाँ से खींचने का, तो हम क्या करें, इधर से इसको खींचेंगे। तो जब इधर से हम इसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपने इसको एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे लगाया, ध्यान देना, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे लगाया तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। देखोगे आप फिगर में या अपनी और साइड बुक या NCERT बुक जिसमें भी एक ही फोर्स दिखाएगा कि इसको जब कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो एफ कास थीटा आ जाएगा, लेकिन एक और कंपोनेंट टूटेगा। ध्यान देना, एक और कंपोनेंट टूटेगा जो हो जाएगा एफ साइन थीटा। वो किसको बैलेंस कर लेगा, वो इसके वेट को mg को बैलेंस कर लेगा। फिर से इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक एफ कास थीटा और एक एफ साइन थीटा। जो एफ साइन थीटा का कंपोनेंट होगा वो इसके वेट को बैलेंस कर लेगा, तो कैंसिल आउट कर देगा। और यहाँ पर ये जो है एफ कास थीटा का जो कंपोनेंट होगा इस ऑब्जेक्ट को यस डिस्टेंस तक ले जाएगा। तो जब कोई फोर्स अगर एंगल में लगा है तो ये कहानी आ गई। तो वर्क डन इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एफ इक्वल टू एफ कास थीटा, ये फोर्स हो गया, एफ कास थीटा ये फोर्स हो गया। कितना डिस्टेंस मूव किया, यस डिस्टेंस मूव किया। तो आपने इसको थोड़ा सिस्टम से लिख लिया, एफ और यस लिख लिया, कास थीटा लास्ट में ले लिया। तो ये आगे आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, W इक्वल टू एफ डॉट एस। ध्यान देना, एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है, A डॉट बी को अगर आप ओपन करके लिखेंगे तो आ जाएगा AB कास थीटा। ये मैथ का फार्मूला है। तो यहाँ पर आ गया W इक्वल टू एफ डॉट एस। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। कोई कन्फ्यूजन हो तो तुरंत पूछिए आप।